नमस्कार। जीडी बिहार में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल जहाँ के नाम मात्र से ऐसे देश, ऐसे खूबसूरत देश की कल्पना हमारे दिमाग में होती है जो बहुत ही हरा भरा है, नदियों पर्वतों से घिरा है और जहाँ के लोग बहुत ही सहज सरल हैं और भारतीयों के बहुत करीब हैं। हम ये भी जानते हैं कि नेपाल भारतीय सीमा से तीन तरफ से आबद्ध है और एक तरफ भूटान है उसके। और जिन राज्यों से नेपाल घिरा हुआ है उसमें बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। जाहिर है नेपाल की सांस्कृतिक विरासत भारत की सांस्कृतिक विरासत से लोगों के रहन सहन में, खान पान में बहुत ही सिमिलरिटी है। शायद ही कभी किसी मौके पर भारत और नेपाल के लोग अपने को अलग समझते हैं। इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों पर आज हम बात करेंगे, यानी भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंध पर। हमारे साथ हैं सोमा घोष जी। सोमा घोष जी केंद्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त हैं, पटना प्रभाग की, जिसे हम पटना संभाग भी कहते हैं। सोमा जी नेपाल मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो सोमा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं, किस तरह की कल्पना उभरती है? नमस्कार ध्रुव जी। मैं बताना चाहूँगी कि भारत के उत्तरी छोर में बसा हुआ एक देश जो अपने संस्कृति और भौगोलिक विविधताओं के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है, हमारे भारत का एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला एक पड़ोसी देश है नेपाल। और भारत और नेपाल के बीच में अगर हम संबंधों की बात करें तो हमारी पौराणिक गाथाएं, हमारे कुछ विश्वास, कुछ धर्म, हमारे भौगोलिक दृष्टि से और हमारे दोनों देशों के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आदान प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल आपस में ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी रामायण की ओर, जिसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है और हम पूर्ण विश्वास करते भी हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ था और भगवान राम उनको ब्याह कर जनकपुरी से ले जाएं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है जी। क्योंकि बेटियां ब्याही जाती हैं दोनों देशों के दोनों देशों में अलग अलग तरीके से। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और महाभारत की तरफ चलें तो यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्ग के तरफ चले थे और वहाँ सभी लोग रह गए थे लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर चल पाए थे। तो एक जगह है नेपाल में स्वर्ग द्वारी, जिसको ये मानते हैं कि वहाँ से युधिष्ठिर शायद स्वर्ग की ओर बढ़ गए थे, अकेले स्वर्ग की ओर बढ़ गए थे। तो आप देखें कि रामायण महाभारत तो हुआ ही हुआ, फिर थोड़े दिन आगे बढ़े, थोड़े देर आगे बढ़े, थोड़े समय काल के बाद देखें तो बौद्धिक काल में आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म हम मानते हैं कि कपिलवस्तु में हुआ था। और वहाँ से भगवान बुद्ध अलग अलग जगहों पे भारत के रहते गए, उनके अपने अपने कर्म भूमि, ज्ञान भूमि और अंततः उनका परिनिब्बाण जहाँ भी हुआ, ये दोनों देशों को कहीं ना कहीं आपस में बहुत बहुत ही घनिष्ठ रूप से जोड़ती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रामायण हो या महाभारत हो या बुद्ध काल हो, काफ़ी गहरा रिश्ता है कहीं ना कहीं से यहाँ के लोगों की आस्था नेपाल में और नेपाल के लोगों की आस्था बिहार में, बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में है। ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है भारत के लोगों के नेपाल के लोगों के साथ, वो आज भी दिखता है उनके व्यवहार में, उनके कार्य व्यापार में। और हम देखते हैं कि अपने देश में हमारे साथ गोरखा रेजिमेंट के रूप में भी वो मौजूद हैं। माना जाता है कि लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से आज भी वो रिश्ता मजबूत है। और इसके पीछे थोड़ा क्या कारण है? क्या हम सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर बंधे हैं, पौराणिक रिश्तों के आधार पर बंधे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सब एक हैं? पूरी दुनिया जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने दिया है, उसका अनुपालन हो रहा है। ध्रुव जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और मैं समझती हूँ कि ये मानवता से मानवता का आधार है जो हम दोनों राष्ट्रों को जोड़ती है। आप देखें कि हमारे देश की कई ऐसे त्यौहार हैं जो वहाँ कुछ
अलग नामों से, पर लेकिन वो जो आत्मा है दोनों की बराबर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो भाई दूज है, वहाँ पे वहाँ के लोग भाईलो के नाम से बुलाते हैं, दशहरा को दशैन नाम से बुलाते हैं। लेकिन वो जो एक फीलिंग है, एक जो जज्बा है, वो दोनों देशों के लोगों का यही है जब हम त्यौहार मनाने के क्रम में आते हैं। मैं समझती हूँ कि बॉलीवुड के गाने जैसे पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत लोकप्रिय हैं। नेपाल के लोग भी मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वो भी बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और खान पान के मामले में भी हम जैसे दोनों देश एक जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में कोई बॉर्डर, जैसे हम लोगों को पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बिना रोक टोक के एक दूसरे देशों में जाते हैं, बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और एक भाईचारा है, आपसी मैत्री है, और बहुत ही एक आत्मा कह सकते हैं। एक जैसे आपने कहा वसुदैव कुटुंबकम, मुझे लगता है कि वास्तव में भारत और नेपाल एक ही डाली के निकले हुए दो फूल समान हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं से ये जो सांस्कृतिक संबंध है, भले सीमा रेखा अलग करते हो भारत नेपाल को, लेकिन जो लोगों के आपसी संबंध है, आप आपसी सरोकार हैं, परस्पर जो सहयोग है, वो कहीं से दो देशों के रिश्तों की तरह नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक धरती के लोग, एक फिज़ा में रहने वाले लोग, एक सांस हवा में लेने वाले लोगों की तरह है। और यही कारण है कि न सिर्फ हमारे पारिवारिक संबंध है, वैवाहिक संबंध है, बल्कि हमें सबसे, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश या इन राज्यों के या प्रदेश के सभी इलाकों के लोगों को विदेश की बात जानी होती है, सोचना होता है, तो हम नेपाल जाना चाहते हैं। अगर हमें धार्मिक कई स्थलों पर हम भारत में जाते हैं, फिर पूरा करते हैं, हम चले जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं। हम पर्यटक स्थल के रूप में भी नेपाल को पसंद करते हैं, यानी कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आने जाने की सुविधा है। तो ये जो भारत और नेपाल के बीच संधि है, मैत्री है, जो हमारे व्यापारिक रिश्तों को, हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करी। हमारे गाने जो आपने ठीक ही कहा, बॉलीवुड के गाने सुने जाते हैं। मैथिली भाषा नेपाल में बहुत लोकप्रिय है, भोजपुरी बहुत लोकप्रिय है। अगर आप भारत के बॉर्डर से अगर जोगबनी की तरफ से जाएं, तो फिर आपको भोजपुरी वहाँ विराटनगर में सुनने को मिलेगी, वीरगंज में सुनने को मिलेगी। अगर आप जोगबनी की तरफ से जाएं विराटनगर में, तो आपको मैथिली सुननी पड़ेगी, मैथिली खूब सुनाई पड़ेगी, मैथिली गाने सुनाई पड़ेंगे, विश्वविद्यालयों में मैथिली की बात होती है। तो हम इस लिहाज से भी बहुत जुड़े हुए हैं, भाषा के स्तर पर भी। ध्रुव जी, आपने एक बहुत ही खास बात छेड़ दी कि भारत की भाषाएं जो बोली जाती है नेपाल में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेपाल में करीब 59 जनजातीय भाषाएं बोली जाती है, और उसमें से भारत के कई भाषाएं वहाँ पे मुख्य तौर पे बोली जाती है। जैसे कि आपने कहा मैथिली, आपने कहा भोजपुरी उसमें से एक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग बोलते हैं वहाँ पर। भारत के बच्चे जो खासकर बिहार के सीमांत प्रदेशों में रहते हैं, और अन्य जो प्रदेशों के बारे में आपने बताया जो नेपाल के साथ कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाके में बसा हुआ है, वहाँ के बच्चे कई बार नेपाल में स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। और नेपाल के ऐसे कई बड़े हस्तियां हैं। मैं मोनिशा कोइराला को बताना चाहूँगी कि वो भारत बॉलीवुड की बहुत ही खास एक व्यक्तित्व रही हैं, और ऐसे ही और भी नेपाल के राज परिवार के सदस्यगण भारत के गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। उदित नारायण बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है उदित नारायण जी, बिल्कुल। और भारत के कई विश्वविद्यालयों में वहाँ के नेपाल के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खास बात है। नेपाल के गाने शायद कहीं ना कहीं मेरे भारत में भी, हमारे भारत में भी बजता हुआ मैंने सुना है। तो इस प्रकार से भाषा जहाँ तक है, भाषा के दृष्टि से दोनों देश आपस में काफ़ी मिले जुले हैं। काफ़ी उनकी बोलियाँ, उनकी भाषाएं, जो व्यवहारिक स्तर है भाषा की, या जो मानविक स्तर है, या जो भावनात्मक स्तर है, इसमें दोनों देशों की भाषाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ठीक ही कहा आपने। अगर हम जब बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास के लोग जब भारत से निकल के दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो नेपाल जाते हैं पर्यटन के लिए, पर्वतारोही के रूप में जाते हैं, या फिर घूमने फिरने भी, धार्मिक हो, या फिर दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है वो है कि भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो निश्चित तौर पर हिंदू और बौद्ध धर्म से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि हिंदू धर्म।
यहाँ भी वही बात है, वहाँ के पर्यटक आते हैं या यहाँ के पर्यटक जाते हैं। तो ये जो पर्यटन का रिश्ता है, जो पर्यटन के जरिए जो रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं, ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करते हैं, ये क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी योजनाएं होनी चाहिए, जो अगर हम भविष्य की बात करते हैं, अपने संबंधी जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, जहाँ से हमारे बहुत गहरे ताल्लुक हैं, उनमें ये जो लोगों के बीच अंतर एकदम नहीं है, वो क्या सिर्फ इतिहास के कारण है या हमारे रहन सहन, बोलचाल, हमारे आचार व्यवहार के कारण है? ध्रुव जी, आपने पर्यटन की बात छेड़ा और मैं समझती हूँ कि सभी व्यक्तियों का एक अभिलाषा होती है कि मैं एक बार विदेश जाऊँ और सबसे आसान तरीके से कम खर्च में सबसे कम पेपर वर्क करके अगर भारतीयों के पास कोई है सुविधा एक विदेश यात्रा का आनंद लेने का, एक अनुभव लेने का, तो वो नेपाल है। क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि बॉर्डर में क्या बातें होती हैं, किस प्रकार के चेक होते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार के झंझट के बिना हम नेपाल जाते हैं और एक अलग तरह के देश का एहसास भी लेकर के आते हैं। तो पर्यटन का मामला अगर हम देखें तो भारत और नेपाल के बीच में पर्यटन की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक कम खर्च वाला एक देश, जहाँ पर सारी जगह से सारी जो आनंद है, जैसे कि पहाड़ का आनंद, हरियाली का आनंद, अलग तरह के भाषा सुनने का आनंद या वहाँ के लोक नृत्य या गीत सुनने का जो अनुभव है, अगर देख करके कोई आना चाहता है तो सबसे साधारण तरीके से नेपाल जाया जा सकता है। और चूँकि आपने पहले ही कहा था कि भारत के कई राज्यों से नेपाल जुड़ा हुआ है, इसलिए गेट्स बहुत सारे हैं, यानी नेपाल जाने के रास्ते भी हमारे भौगोलिक अवस्थितियों के कारण बहुत अच्छे हैं, यानी कई राज्यों से हम नेपाल जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नेपाल जाना एक विदेश यात्रा के समान अनुभव देगा, इसलिए भविष्य में पर्यटन पर काम करना दोनों देशों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ भारतीय नेपाल में जाएं ऐसा नहीं होता, नेपाली भी पर्यटन के लिए भारत आते हैं और हर जगह, लगभग हर प्रदेश में आप नेपाल के लोगों को, जहाँ जहाँ हमारे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं समझती हूँ कि दोनों देशों के बीच में भविष्य में पर्यटन की और सुविधाएं विकसित किया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा होगा। भारत नेपाल के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भी समय समय पे कई प्रयास किए हैं। हम सब ने देखा है कि हाल में ये तो सुविधा हमें सब मिलती है, हम सीधे विमान से काठमांडू उतर सकते हैं, शहर भारत के किसी भी शहर से नेपाल के शहर में जा सकते हैं। बस सर्विस बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में बिहार के रक्सौल से काठमांडू के बीच एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने की योजना भारत सरकार की है, जिस पर दोनों देशों के बीच सहमति हो चुकी है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से पुराने संबंधों को नए तरीके से मजबूत करने के लिए, जोड़े रखने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। एक और बहुत अच्छी योजना है, वो हम सब जानते हैं, एवरेस्ट चोटी नेपाल में है, यानी हिमालय जो हम सब के लिए पूजनीय है, नेपाल के लिए भी उतनी ही पूजनीय है। लेकिन भारत सरकार की ये योजना है कि जो सागर माथा है, जिसे हम एवरेस्ट की चोटी कहते हैं, हिंद महासागर से भी, यानी सागर माथा से सागर के बीच के नेपाल के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू होने वाली है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए हर तरह से दोनों सरकारें शायद पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। ये एक बहुत अच्छे संकेत है आपसे रिश्तों को बनाए रखने की। बिल्कुल सर, आपने जो भारत और नेपाल के बीच के संबंध में और एक बढ़ोतरी की बात करी कि किस प्रकार से रेल सेवा और कार्गो के द्वारा भारत और नेपाल को और करीब लाने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये वाकई बहुत ही अच्छा प्रयास है। रोजगार के कारण और कई अन्य कारणों से, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बहुत बच्चे इधर से उधर करते हैं, माने हमारे देश से नेपाल जाते हैं, नेपाल से हमारे देश में आते हैं, तो उनको करीब लाने के लिए शायद भारत सरकार का ये प्रयास जो अभी हम देख रहे हैं वो बहुत ही साधुवाद का पात्र है। और मैं समझती हूँ कि इससे भारत और नेपाल की जो लोगों की जो आत्माएं हैं और करीब आएंगे। और जैसे कि अगर आना जाना ज़्यादा होगा तो संस्कृति भी आगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, हम कह सकते हैं, उनका आदान प्रदान होगा और दोनों देश के जो संबंध है उन संबंधों में बहुत ही मजबूती आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हम देखते हैं, देखिए भारत, मैं फिर कह रहा हूँ कि भले सीमा रेखा अलग करता हो, दो देशों का निर्माण करता हो, लेकिन लोगों के इस तरह के व्यवहार हैं जो
मतलब अब कह सकते हैं साफ तौर पे दिखता है, कहीं भी भेदभाव नहीं करते, वो आराम से आते जाते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से हर वर्ष लाखों की संख्या में आँख के ऑपरेशन के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यानी भारतीय नेपाल जाते हैं। ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। बस जबकि दूसरी ओर से नेपाल के लोग यहाँ इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में आते हैं, दिल्ली जाते हैं और बड़े शहरों में जाते हैं, एम्स में आते हैं वो। और पढ़ाई को लेकर जो आप बात कर रही थी, पढ़ाई को लेकर भी हम सब जानते हैं पटना बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पटना में अवस्थित है, जो NIT हो गया, वहाँ कई संख्या में, दर्जनों की संख्या में नेपाली नागरिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। यानी वो जो भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध है, एक परिवार की तरह है, एक ऐसे पड़ोसी देश या कहें पड़ोसी लोगों की तरह है कि जो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हर मौके पर हम उनके एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे वो पर्व त्यौहार मनाने के मामले में हो या फिर खान पान के मामले में हो या फिर आपसे रिश्तों को जोड़े रखने के मामले में हो। ध्रुव जी, आपने जो अभी नेपाल और भारत के लोगों के बीच में चिकित्सा के कारण इधर उधर जाना या आपस में दूसरे देशों में जाने की बात कर रहे हैं, आपस के देशों में, इसे कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज़्म की संज्ञा दी जा सकती है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पाने के लिए टूरिज़्म के लिए लोग नेपाल जाते हैं और आँख के इलाज के लिए आपने कहा बहुत ही अच्छी वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। मैं इसी क्रम में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने जैसे पहले कहा कि एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं जी। तो जो सागर और माथा ये कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे भाषाओं में ये मिलेंगे, ये शब्दावली आपको मिलेंगे। मैं बंगाल से हूँ, वहाँ पर भी सागर को, सी को सागर ही कहते हैं, समुद्र को। माथा यानी सर, यानी समुद्र का सर, यानी मैं समझती हूँ कि एवरेस्ट की बहुत ही अच्छी एक परिभाषा है ये सागर माथा। और मैं इसीलिए यह एग्जाम्पल देना चाह रही थी कि आप देखें कि अगर आप भाषा की भी बात करें तो कितना करीब है हम दोनों के देशों के लिंग्विस्टिक भाषा, कि वो सागर माथा कहीं ना कहीं हमारे देश के भाषा से भी मिलता जुलता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो महत्वपूर्ण बात मुझे एक और दिखती है वो है, देखिए, सब रिश्तों के साथ साथ एक दूसरे देश के प्रति यहाँ के लोगों में जो गहरी आस्था है, जो सम्मान है, वो भाव हमें दिखता है। और वो कहीं ना कहीं से हमारी जो मैथोलॉजी है हमारी, चाहे वो रामायण से जुड़ी हो या महाभारत से जुड़ी हो या फिर बौद्ध काल में हो, नेपाल के लोगों के लिए बिहार या फिर भगवान बुद्ध के जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने शिक्षा दी, जो कर्मभूमि है, उनके प्रति बहुत गहरी आस्था। यही कारण है कि नेपाली मूल के नागरिक बिहार उत्तर प्रदेश बहुत आते हैं बुद्ध के जो संदेश हैं उनको ग्रहण करने के लिए, उनके स्थलों का दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए, और उनके जो जीवन से संबंधित जुड़ी स्थलें हैं उनको देखकर उनके अंदर जो मनोभाव होते हैं वो इस तरह से श्रद्धा के कारण भारत के प्रति भर जाते हैं। वो बहुत उनके, आप जब मिलेंगे किसी नेपाली नागरिक से इन स्थलों पर तो आपको लगेगा कि क्या गजब की आस्था है उनकी भारत के प्रति। और यही जब बात मैं देखता हूँ, जब मैं नेपाल के कई शहरों में जाता हूँ, खासकर जब पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास आप जाएं तो देखें आप किस तरह से वहाँ भारतीय उमड़ते हैं और कहीं नहीं लगता कि वो अब किसी दूसरे देश में हैं। कहीं ना कहीं से वो इस तरह से मतलब एक आपस के जो रिश्ते हैं वो जोड़ने, बनाए रखने की ललक भी उनके अंदर दिखती है। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों में ये जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए जो भारत सरकार के प्रयास हैं या जो फिर हमारी विरासत है उनके अंदर, यानी भावी पीढ़ी के अंदर, जो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी है उनके अंदर भी ये चीज़ें दिखती हैं। जी। मैं, आपने पशुपतिनाथ मंदिर की बात छेड़ी, मैं उसमें एक चीज़ बता दूं कि शिव जी की जो परिक्रमा है वो पशुपतिनाथ मंदिर के बिना नहीं हो पाता है। यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे जो हमारे देश के तीर्थ स्थलियाँ हैं उसे कवर करते हुए तीर्थ करने वाले लोग पशुपतिनाथ मंदिर भी जाते हैं और तभी उसे परिक्रमा को पूरा माना जाता है। खासकर जो केदारनाथ जाते हैं उनको जाना होता है। ये एक बात है। और मैं समझती हूँ भविष्य में जहाँ तक आने वाले पीढ़ियों का सवाल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ये समय है, ऑलरेडी देश एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, विदेश अब विदेश नहीं रहा। कहते हैं वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल विलेज, छोटा सा एक गांव बन चुका है। तो नेपाल और भारत के युवा आज के समय में और ज़्यादा अच्छे संबंधों के प्रति बहुत जागरूक हैं, उत्सुक हैं और पढ़ाई लिखाई के अलावा आना जाना, देश के बारे में जानना और
किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से दोनों देश सम्मिलित रूप से और बेहतर करें, ये एक प्रयास दोनों देशों के युवाओं के प्रति भी देखी जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण और भी इसमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए हम दोनों देशों के युवाओं के सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी बिल्कुल। लोगों की इस आस्था को, लोगों के इस संबंध को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी समय समय पर प्रयास किए हैं। 1950 में संधि हुई थी, उस संधि ने भी भारत नेपाल रिश्ते को बहुत मजबूत करने की कोशिश की और इसका असर अभी भी है। हाल के वर्षों में भी भारत सरकार ने समय समय पर कोशिश की है कि नेपाल जितनी ज़रूरत हो वहाँ के लोगों की, वहाँ के संसाधनों के तरीके से या फिर सरकारों को, वो भारत सरकार ने दी है। हम याद कर रहे हैं 2015 के नेपाल में बहुत ही एक ऐसा भूकंप आया था जो जिसने नेपाल को तहस नहस कर दिया। उस समय भारत सरकार ने जिस तरह से खुले दिल से मदद की, पुनर्निर्माण में कह सकते हैं, फिर से नेपाल को खड़ा होने में, वो एक बहुत बड़ी मतलब बात थी। पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में सामने आया कि कैसे कोई देश पड़ोसी देश की इस तरह से मदद कर सकता है। बाकी चीज़ों में भी हम देखते हैं कि अगर हम बात करें आयात निर्यात की, तो भारत का लगभग अभी 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। उसके एवज में नेपाल का लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निर्यात की जो व्यवस्था है, वो हाल के वर्षों में 2-3 साल पहले की, वो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोविड के काल में भी भारत सरकार ने नेपाल को काफ़ी मदद की और बाकी विनिर्माण में, सेवा क्षेत्र में वो हमेशा से भारत आगे बढ़कर नेपाल की मदद करता है। कारण यही है कि लोगों के जो आपस के रिश्ते हैं, जो भारत और नेपाल के लोगों की भावना है, उनको मजबूती मिले। और ये एक तरह से एक पूरी दुनिया के सामने मिसाल है कि अगर हम आपस के रिश्ते चाहते हैं, लोगों के रिश्ते हैं, तो उसको सरकार भी मजबूती देती है, चाहे वो सरकार किसी भी देश की हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर, जो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि लोगों के रिश्तों को, जो जिसकी बात आप शुरू से कर रही हैं कि वो जो बेटी रोटी का रिश्ता है, जो हमारे सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ हम पूरी श्रद्धा से आते हैं, ये सोच कर कि ये हमारे देव हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे संप्रदाय के लोग हैं, तो ये रिश्ता निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के सामने भी ये अब बात आ गई है। और वो यही कारण है कि आज भी हमारे संबंध पुराने संबंधों की तरह, पुराने काल की तरह आज भी, अभी भी, या हम कह सकते हैं उससे और ज़्यादा गर्मजोशी इसके हमें साथ दिखता है। जी सर, कोरोना काल में भारत द्वारा वैक्सीन की सप्लाई के बारे में हम सभी जानते हैं। भारत ने उस समय कई देशों की मदद की थी, उनमें से एक प्रमुख देश था नेपाल में मदद करना। और ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं जो भारत की मदद से नेपाल में बेहतर बनता जा रहा है। और दोनों देशों के बीच में कुछ युद्धाभ्यास भी समय समय से होता जाता है। 2015 की भूकंप की बात जैसे आपने कहा, वो भी काफ़ी ख़ास है। और इस तरह से एक दूसरे देशों को मदद करना हमेशा भारत करता आ रहा है, और नेपाल शायद उनमें से भारत के लिए प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। तो मैं समझती हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं कि नेपाल और भारत में ये जो अभी के समय में, जो मौजूदा समय में जो एक दूसरे के साथ मिल कर के, एक दूसरे के साथ जुड़ कर के काम करने की एक प्रवणता है, एक मैत्री का हाथ और एक सहायता के हाथ फैलाने की बात होती है, तो ये आने वाले समय में भी भारत और नेपाल के समझौते के बीच के जो रिश्ते हैं उसे और मजबूती प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि जितने पौराणिक संबंध हैं, जितने प्राचीन संबंध हैं, जितने हमारे वर्षों के जो संबंध हैं, सदियों के संबंध हैं, जितनी मजबूती से वे रिश्ते आज भी कायम हैं। और बात करने के लिए उतने ही मुझे लगता है कि समय कम है हमारे पास, समय बिल्कुल नहीं है। बात तो हम बहुत कर सकते थे लेकिन समय नहीं है। तो मैं अब चलते चलते, चूँकि समय एकदम नहीं है, तो मैं दर्शकों से इससे पहले कि इजाज़त लूँ, विदा लूँ और इस कार्यक्रम को संपन्न करने की बात कहूँ, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो कहीं दूसरी दुनिया के किसी भी मुल्क के जो दो देशों के रिश्ते होते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रगाढ़ हैं, क्योंकि हमारी विरासत एक है, हमारी सांस्कृतिक जो संबंध है वो बहुत मजबूत है, हमारे पौराणिक संबंध हैं, हमारे आख्यान, हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उनमें नेपाल की चर्चा है, भारत की चर्चा है, और कहीं से हम उस मामले में अलग नहीं हैं, भले सीमा रेखा मौजूदा स्थिति में भारत और नेपाल को अलग करती हो। तो इन्हीं मजबूती के साथ हमारे संबंध, मजबूत संबंध भविष्य में भी हों, लोगों का आदान प्रदान हो, और जो हमारा विश्व का नारा है, जो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिए, जो विश्व शांति का, विश्व मैत्री का, जो हमारे भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने
जिन्होंने जो इस तरह की बातें कहीं, वो सब हमारे भारत नेपाल के रिश्तों में हैं और हम चाहते हैं कि ये संबंध लोगों के बीच भी बनी रहे। सरकार की कोशिश अपनी जगह, लेकिन हमारे जो संबंध हैं, विशेषकर पांच प्रांत जो भारत के प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के, उन लोगों के साथ नेपाल के जो आपसी मजबूत रिश्ते हैं वो भविष्य में बना रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डीडी बिहार। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।